आप सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ संध्या। मैं आदरणीय लेखक श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा और हम उनका एक स्वागत करना चाहेंगे। मैं शशांक भार्गव, डायरेक्टर ऑपरेशंस एवं यूनिट हेड रैडिसन ब्लू टावर्स, कौशाम्बी, दिल्ली, एनसीआर, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस गरिमामय साहित्यिक संध्या का आतिथ्य करना हमारे लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान की बात है। मैं आदरणीय लेखक श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी, मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों तथा उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमें विश्वास है कि आज का ये संवाद हम सभी के लिए विचारों, प्रेरणा और सार्थक विमर्श का एक यादगार अवसर सिद्ध होगा। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना सिंह स्वर संस्था की ओर से आप सभी आदरणीय अतिथिगण साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्वर के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमें प्रभा खेतान फाउंडेशन के प्रतिष्ठित साहित्यिक उपक्रम कलम के अंतर्गत इस विशेष साहित्यिक संवाद का सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत एक संस्था है, जिसकी गतिविधियां भारत सहित दुनिया के 55 से अधिक शहरों तक पहुंच चुकी है। फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे भारतीय संस्कृति के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। कलम के अलावा फाउंडेशन किताब, एक मुलाकात, सुर और साज तथा आखर जैसे विविध साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। प्रभा खेतान फाउंडेशन का विश्वास है कि साहित्य तभी सार्थक होता है जब वह लोगों से जुड़ता है और संवाद का माध्यम बनता है। इस सोच के साथ फाउंडेशन वर्षों से साहित्य, कला, संस्कृति और भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। कलम इसी प्रयास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जहां लेखक और पाठक आमने सामने बैठकर साहित्य, जीवन और विचारों पर खुलकर संवाद करते हैं। आज के सम्मानित अतिथि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और कवि आशुतोष अग्निहोत्री जी हैं। आशुतोष अग्निहोत्री जी कानपुर के रहने वाले हैं। 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अभी वो भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में अपर सचिव हैं। आशुतोष जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते हैं। उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति कविता, निबंध, विचार और कहानी सभी विधाओं में दिखाई देती है। अब तक उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका नवीनतम काव्य संग्रह है सब पर राम तपस्वी राजा है। इसके अतिरिक्त उनके प्रमुख काव्य संग्रह में लव, लाइफ एंड लॉन्गिंग, स्पंदन, ओस की थपकी, कुछ अधूरे शब्द तथा मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ शामिल है। इसके अलावा पीस ऑफ माइंड, कलर्स ऑफ माई वॉल, लुकिंग एट द स्काईज एंड बियॉन्ड तथा कहानी संग्रह द लाइट ऑफ लव एंड अदर स्टोरीज प्रकाशित हैं। हार्दिक आभार वंदना जी, आप सभी का स्वागत है। ये चर्चा आज हम करेंगे आदरणीय आशुतोष अग्निहोत्री जी से, जो कि आपने जैसे बताया कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में अपर सचिव के रूप में वन मंत्रालय में कार्यरत हैं। आपकी ये 5वीं किताब है हिंदी में, सब पर राम तपस्वी राजा। इसको केंद्र में रखते हुए हम आपसे बातचीत करेंगे। आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैंने अभी आपको यही कहा था कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाअल्लाह। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको देखें कि आपसे बात करें, लेकिन मौजू है बात करने का, तो बात शुरू करते हैं। 11 मार्च 1974 को आप कानपुर में पैदा हुए और 1999 बैच के आप आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में अपर सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आप कार्यरत हैं। आपके हिंदी के 5 काव्य संग्रह आ चुके हैं, जिनमें स्पंदन, ओस की थपकी,
कुछ अधूरे शब्द, मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, और ये जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, सब पर राम तपस्वी राजा। आपने अंग्रेजी भाषा में भी लिखा है, आपका एक काव्य संग्रह अंग्रेजी भाषा में है, लव लाइफ एंड लॉन्जिंग। कहानी संग्रह हैं द लाइट ऑफ लव एंड अदर स्टोरीज, एंड एसेज एंड थॉट्स में आपने लिखा है पीस ऑफ माइंड एंड कलर्स ऑफ माई वॉल, लुकिंग एट द स्काई एंड बियॉन्ड। तो बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, और हमारे श्रोताओं को भी शायद इस चीज़ में दिलचस्पी होगी, कि आपने अपनी साहित्यिक यात्रा कब शुरू की? बहुत बेसिक सा सवाल है। और क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही आपकी, जिसके तहत आपने जो है सृजन को इतनी गहनता से आपने इसके ऊपर कार्य किया है, जबकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और मुझे मालूम है कि आपको वक्त भी बहुत कम मिलता होगा। तो कैसे जो है आप ये कर रहे हैं और कैसे कर पाते हैं, इसके पीछे के बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। सबसे पहले तो मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपने कुछ विचार और कुछ भाव आपके साथ साझा कर सकूं। और आप सभी सुधीजनों को बहुत बहुत प्रणाम। और आलोक जी, ये दूसरा अवसर है जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जहाँ तक इस प्रश्न की बात है कि साहित्य की यात्रा कहाँ से शुरू होती है या इसके बीज कब और कहाँ पड़ते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये बीज बचपन में पड़ते हैं, परिवार की पृष्ठभूमि और परिवेश के कारण पड़ते हैं। मेरे पिता अंग्रेज़ी और हिंदी के अध्यापक थे और वो इन्हीं दोनों भाषाओं में सृजन कार्य भी करते थे। तो जब आप छोटे होते हैं और शुरुआत में आपकी लिखी हुई चीज़ों को सराहा जाता है, तो आप उसी समय ये मान लेते हैं कि आप एक साथ वर्ड्सवर्थ और प्रसाद बन गए। और शायद कहीं ये महत्वाकांक्षा भी थी एक बच्चे की। और धीरे धीरे चूँकि साहित्य से परिचय हुआ, पिताजी ने अच्छे साहित्य से परिचित करवाया। और उस समय मनोरंजन के इतने साधन नहीं होते थे, किताबों के माध्यम से ही आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताते थे और किताबों के साथ ही आप बड़े होते थे। तो उस वजह से मुझे अच्छे साहित्य से परिचय प्राप्त हुआ और बहुत जल्दी प्राप्त हुआ, क्योंकि मुझे याद है कि 7वीं कक्षा में थे तब प्रेमचंद की मानसरोवर पढ़ी थी और सभी 7वीं कक्षा में। और उसके बाद विधिवत रूप से अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ा, क्योंकि बीएससी करने के पश्चात मैंने एमए पोस्ट ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश मैंने अंग्रेज़ी साहित्य में किया। और वही विषय, चूँकि उस समय सिविल सेवा परीक्षाओं में 2 वैकल्पिक विषय लेने होते थे, तो एक अंग्रेज़ी साहित्य था और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। तो अंग्रेज़ी साहित्य का अध्ययन करते हुए भी मैंने हिंदी साहित्य, उस हिंदी साहित्य के प्रति मेरा लगाव बना रहा। और मैंने प्रयास किया कि हिंदी में भी जितना पढ़ सकूं पढ़ूं, क्योंकि उससे साहित्यिक चेतना तो समृद्ध होती ही है, साथ साथ जो कंपैरेटिव लिटरेचर या उसकी एनालिसिस है या कहीं एनालॉजी ड्रॉ करनी होती तो उसमें भी मदद मिलती है। तो पहले तो मैं यदा कदा लिखता था और सायास लिखता था। इधर कुछ वर्षों से ईश्वरी कृपा के कारण ये लिखना और सहज हुआ है और लगातार हो रहा है। और अब ऐसा लगता है जैसे शब्द बने या वाक्य बने बनाए आते हैं और उन्हें मैं प्रस्तुत कर देता हूँ। बहुत अच्छा। पर मुझे याद है आपसे जब पिछली बार चर्चा हुई थी तब आपने इसका जिक्र किया था कि पहले टीवी वगैरह तो इतना नहीं लोग देखते थे और अक्सर मेलों में या कहीं आप अपने पिताजी के साथ जाते थे तो लौट कर जब वो आते थे तो आपको ये आदेश होता था कि अब जो है इसका वर्णन अंग्रेज़ी में या हिंदी भाषा में करो। तो वो वहाँ से शायद आपको लिखने की जो है वो शुरुआत हुई होगी और वो धीरे धीरे और बेहतर होती चली गई। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये उनका आग्रह रहता था कि कोई भी अनुभव है उसे दोनों भाषाओं में लिखो। ये विकल्प नहीं रहता था कि अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में लिखो। उनका ये था कि हिंदी में भी लिखो और अंग्रेजी में भी लिखो।
तो मैं तो समझता हूँ कि जो भी आज मैं लिख पा रहा हूँ उसका श्रेय मेरे पिता को ही है। और उन्होंने जिस तरह से प्रारंभिक दिनों में मेरी चेतना को या मेरे संस्कारों को एक रूप दिया और साहित्य के प्रति अनुराग जगाया, आज जो भी मैं कर पा रहा हूँ या लिख पा रहा हूँ ये उन्हीं की प्रेरणा से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माता पिता का हाथ बहुत रहता है व्यक्ति के कहाँ वो पहुँच रहा है, क्या कर रहा है। आप इतने व्यस्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप वक्त कब निकालते हैं लिखने का? और क्या घर में कोई टोकता नहीं आपको कि आज संडे है, चलो बाहर कहीं घूम के आते हैं फिर बैठ गए आप लिखने के लिए? कोई भी व्यक्ति जब कुछ ऐसा करता है जिसे करके उसे शांति मिलती है और ऐसा करने के बाद उसके जो दूसरे काम है वो और बेहतर कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई टोकेगा। और जहाँ तक है जैसे कोई ध्यान करता है या कोई खेल खेलता है या कोई वाद्य यंत्र बजाता है, वैसे ही मेरे लिए लिखना है, वो मुझे शांति देता है। और पर कब लिख पाते हैं आप? जब भी संभव होता है मैं लिखता हूँ, और अक्सर रात में या फ्लाइट में लिखते हैं। तो ये अक्सर जो है लोग पूछते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में हैं, आप व्यस्त रहते हैं, आप समय कैसे मिलता है? तो मुझे लगता है कि इसके लिए समय निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोहराऊंगा, बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो आपके अंदर के मनुष्य को और उसकी संवेदनाओं को कुचल देना चाहती हैं। और मेरी चाह है कि मैं मनुष्य बना रहूं, और इस वजह से साहित्य से जुड़ा रहना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। ये मेरी आवश्यकता है। अगर ये ना हो तो शायद मेरा जो स्वरूप है वो आधा अधूरा होगा, और मैं आधे अधूरे स्वरूप के साथ जीना नहीं चाहूँगा। बहुत खूब बात, बहुत अच्छा कहा आपने। आपने अंग्रेज़ी भाषा में परास्नातक की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की। आपने कीट्स को पढ़ा होगा, वर्ड्सवर्थ को पढ़ा होगा, शेली, शेक्सपियर, सभी को पढ़ा होगा, और फिर आप हिंदी में लिखने लगे, और वो भी इतनी प्रांजल और परिष्कृत भाषा में। ये कैसे हुआ? ये घर के संस्कार थे, क्योंकि जिस भाषा ने सबसे पहले मेरे कानों को या मेरे हृदय को छुआ वो हिंदी ही थी। लेकिन उस समय या आज भी जैसी मानसिकता है, उसके चलते मेरी शिक्षा दीक्षा भी अंग्रेज़ी माध्यम में हुई, और सीमित साधनों के बावजूद मुझे एक अच्छे स्कूल में भेजा गया जहां अंग्रेज़ी माध्यम से मेरी शिक्षा हुई, स्कूली शिक्षा भी और महाविद्यालय की शिक्षा भी। फिर उसके बाद सिविल सेवा परीक्षा में भी मेरा माध्यम अंग्रेज़ी था, विषय भी अंग्रेज़ी साहित्य था जी। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी के प्रति जो लगाव था, जो अनुराग था, वो बना रहा और गहरा होता गया। और इधर पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे हिंदी ने अपना प्रभुत्व कायम किया है, वैसे वैसे शायद जो कहीं वो बीज था या वो ललक थी कि हिंदी साहित्य में और योगदान देना चाहिए या और योगदान देने का प्रयास करना चाहिए, तो वो अब संभव हो पाया है। और जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हुए भी और अंग्रेज़ी साहित्य का अध्ययन करते हुए भी मैंने हिंदी को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो मेरी प्राण चेतना है या मनीषा है या जो संस्कार हैं, जो अनुभव हैं, वो हिंदी में और सशक्त ढंग से व्यक्त हो सकते हैं। और ये होता भी है, क्योंकि आप जब एक किसी विदेशी भाषा का ईडियम अपनाते हैं तो उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। जो आपकी अपनी भाषा है उसका ईडियम बहुत सहज रूप से आपकी लेखनी में और आपके विचारों में आ जाता है। पर ये भाषा शैली जो है जिसमें आप इतने सहज हैं, क्योंकि मैं आपकी लगभग कई किताबें मैंने पढ़ी हैं और सब पर राम तपस्वी राजा भी पूरा पढ़ा है मैंने, तो जो शब्दावली है और जो शैली है वो बड़ी खूबसूरत है। और कई बार जो है कुछ ऐसे शब्दों का भी आपने प्रयोग किया है कि अगर आम आदमी उसे पढ़े तो शायद उसको डिक्शनरी लेकर के बैठना पड़ेगा। तो ये जो है, क्योंकि चूंकि आपने भाषा पढ़ी है वो अंग्रेज़ी है, तो ये कहाँ से जो है ये शब्दावली, ये शैली,
ये शब्द ये कहाँ से आए ये? क्योंकि क्योंकि महान उनमें गीता भी है, वो उनकी अभिव्यंजनाएं भी आप देखें, अभिव्यक्ति भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सहज रूप से, सरल रूप से आप लिखते चले जा रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, तो ये कैसे हुआ ये? सबसे पहले तो प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हिंदी के जिन महान साहित्यकारों को मैंने पढ़ा है, उनका कुछ न कुछ प्रभाव तो जाने अनजाने पड़ता है। अब अगर आपने प्रसाद को, निराला को, दिनकर को, बच्चन को, अज्ञेय को पढ़ा है, तो कहीं न कहीं चेतन अवचेतन में वो शब्द, वो शैली आ ही जाती है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ अगर उसकी प्रतिध्वनि भी उन महान लेखकों और कवियों से प्राप्त हो रही है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं यात्रा में हूँ, अपने आप को कवि या लेखक कहने का दुस्साहस नहीं करता। ये यात्रा बनी रहे, आगे बढ़ती रहे, बस इतनी प्रार्थना है, ईश्वर की कृपा बनी रहे। क्योंकि तुम्हें जो शब्द दिखते हैं, कुछ बोलते, कुछ खोलते, वेदना में भीतर की शक्ति को उकेरते, आनंद में कुलांचे भरते इटलाते, दरअसल वो शब्द नहीं, मेरी चेतना के साक्षी मेरे होने का प्रमाण। क्या बात। और जहाँ तक आपने ये गीता की बात की या छंद की या लय की बात की, तो मेरी प्रारंभिक रचनाएं वैसी ही थीं जैसी नई कविता है। उसमें छंद नहीं है या छंद की बाध्यता नहीं, छंद मुक्त हैं। लेकिन इधर स्पंदन में शायद है छंद मुक्त। स्पंदन और ओस की थपकी में अधिकांश कविताएं उस बंधन से या उस सीमा से मुक्त हैं। एक आध कविताएं हैं जो शायद छंद में हैं, विशेषकर ओस की थपकी में जो मेरी प्रिय कविता है, और उससे मैं सुनाना चाहूँगा। स्वागत। कि मिट्टी ने गलकर सांचे में जब आँच सही तब दीप बना, मिट्टी ने गलकर सांचे में जब आँच सही तब दीप बना, शब्दों में सच के आंसू से जब स्वप्न हंसा तब गीत बना। क्या बात। मैं गलकर ले लूं रूप नया, मिटकर बनने की आशा है, मैं दीप बनूं, मैं गीत बनूं, बस इतनी सी अभिलाषा है। वाह वाह। मेरी मिट्टी भी पल पल में मिट्टी पर गीत सुना जाती, मेरी मिट्टी भी पल पल में मिट्टी पर गीत सुना जाती, कुछ अपनों की, कुछ सपनों की अव्यक्त कहानी दोहराती, क्षणभंगुर माया जीवन में अमृत प्राप्ति की चाह नहीं, क्षणभंगुर माया जीवन में अमृत प्राप्ति की चाह नहीं, अविरत सुर ज्योति जगाने में मर मिटने की परवाह नहीं। मैं रहूं यहाँ तो दीप बनूं, मैं रहूं यहाँ तो दीप बनूं, मैं मिटूं तो मिटकर दीप बनूं, मैं उष्म सांस की सरगम संग ठंडे अधरों का गीत बनूं। वाह वाह वाह। मैं क्लांत विवश सहमे कोनों को जगमग ज्योतित कर जाऊं, मैं जी कर जीवन सिखलाऊं, मैं मिटकर जीवन बन जाऊं। क्या बात, क्या बात। मुझे लगता है जोरदार तालियां होनी चाहिए इस रचना पर। जितनी खूबसूरत पंक्तियां और जितना सुंदर वाचन था आपका। चलिए अब आते हैं हम इसी किताब पर, सब पर राम तपस्वी राजा। तो सबसे पहले तो हम आते हैं शीर्षक पर। ये शीर्षक चुनने के पीछे आपके मन में क्या विचार था? इस पुस्तक का जन्म कैसे हुआ और ये शीर्षक इस पुस्तक को कैसे मिला, ये मैंने पुस्तक में लिखा है। जी, आप आराधना कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, वहाँ से आप इस पुस्तक का जन्म मेरे और मेरे बेटे की बातचीत से हुआ। ये उसका आग्रह था कि पिता और पुत्र को केंद्र में रखते हुए राम दशरथ का एक संवाद लिखना चाहिए। यहाँ से इस पुस्तक की शुरुआत होती है और यहीं तक ये सीमित नहीं रहती, क्योंकि फिर ये विचार आया कि बाकी पात्रों और प्रसंगों पर भी शायद कुछ लिखना संभव हो सकता है, और उसके बाद अन्य चरित्रों और अन्य प्रसंगों को लेकर कुछ कविताएं रची गईं। जहाँ तक शीर्षक की बात है, तो मैं इस पुस्तक का शीर्षक खोज रहा था, सोच रहा था कि क्या इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है जी। और उसी समय ऑफिस जाने के क्रम में गाड़ी में हनुमान चालीसा बजती है और उसी के साथ साथ मैं भी उसको पढ़ रहा था, और इस पंक्ति पर आकर मैं रुक गया, सब पर राम तपस्वी राजा। और मुझे लगा कि जिस तरह की कविताएं हैं या जिस सोच से या जिस प्रेरणा से इन कविताओं की रचना हुई है, उसके लिए हनुमान जी ने ही जैसे आदेश दिया हो कि यही उस पुस्तक का शीर्षक होगा।
और उसके बाद तो किसी संशय का कोई स्थान था ही नहीं। जब उन्होंने ही कह दिया कि इस पुस्तक का शीर्षक ये होगा तो यही है। क्या बात, क्या बात है। इस पुस्तक की भूमिका अमिताभ बच्चन जी ने लिखी है, जो सदी के महानायक हैं। आपकी उनसे मुलाकात भी हुई, उनसे बातचीत भी हुई होगी। कोई बातचीत का कोई ऐसा अंश जो आप साझा करना चाहेंगे सबसे, कोई संस्मरण? उनसे मेरी 5 बार मैं उनसे मिल चुका हूँ जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि जो कल्पनातीत हुआ करता था किसी समय, एक जब बचपन में हम लोग उनके इतने बड़े फ़ैन थे, सभी थे और अभी भी हैं, तो ये तो हमारे लिए सपने जैसा था कि उनसे एक दिन मुलाकात होगी। जी। पहली बार मुलाकात हुई और चूँकि मेरी पत्नी की जो बहन है वो कौन बनेगा करोड़पति की जो मुख्य संचालिका हैं वो वही हैं, अरे वाह, और 25 वर्ष से वो उन्हें जानती हैं, तो उनके माध्यम से पहली भेंट हुई। उसके बाद उससे पहले भी पत्राचार होता था, और मुझे याद है कि 2009 या 10 में, उस समय मैं, या अभी भी जो नववर्ष की शुभकामनाएं होती हैं वो मैं अंग्रेज़ी कविता के माध्यम से सबको भेजता हूँ, तो मैंने उन्हें भी भेजी और उनका जवाब आया। उस समय तक उनसे परिचय नहीं हुआ था। फिर 2011 में पहली बार उनसे भेंट हुई और उसके बाद 5-6 बार उनसे मुलाकात हुई, उनकी चिट्ठियाँ आती हैं। उन्होंने दिवाली पर मेरी जो शुभकामनाएं थी उसको एक बार ट्वीट किया। फिर मैंने आग्रह भेजा कि ये पुस्तक है और मेरा अनुरोध है कि आप इसकी भूमिका लिखें। वो उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया और उसकी भूमिका लिखी। वाह। कोई बातचीत का कोई अंश? पिछली नवंबर में जब मैं उन्हें अपनी पिछली पुस्तक देने गया था, मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, तब जी। उन्होंने कहा कि इसका शीर्षक बहुत सुंदर है और ये शीर्षक आपके मस्तिष्क में कैसे आया। मुझे याद है कि मैंने आपकी कुछ कविताएं पढ़ी हैं और मुझे पसंद हैं, और विशेषकर पिछले जो मेरा कलेक्शन है मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, उसमें जो कर्ण वाली कविता है वो उन्हें बहुत पसंद थी, तो उसका उन्होंने उल्लेख किया। आपकी हर पुस्तक, स्पंदन से लेकर मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, यानी सभी पुस्तकों में आपने राम जी पर कविता ज़रूर लिखी है, हर इसमें। बल्कि आपकी भूमिका आपने खुद लिखा है, जो प्रस्तावना है उसमें भी लिखा है। वहाँ से कुछ अधूरे शब्द से एक मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए कि तुम शील सत्व मर्यादा के अंतिम अंतरतम मानक हो, तुम राष्ट्र चेतना शक्ति सनातन के प्रतीक, तुम भारत हो, तुम शब्द नहीं, तुम नाम नहीं, तुम किसके संबल राम नहीं। क्या खूबसूरत पंक्तियां हैं। तो ये आप अपने आप को राम के इतना करीब कैसे पाते हैं, और हर पुस्तक में विषय वस्तु या चरित्र जो है वो राम के इर्द गिर्द ही क्यों होता है? राम के इर्द गिर्द भी होता है, और मुझे लगता है कि मैं शिव जी पर भी बहुत, मैं अपने आप को शिव भक्त मानते हैं, शिव के बहुत निकट मानता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बचपन में जब पहली बार अपने नाम का अर्थ जाना था, समझा था, और वहाँ से शिव को समझने का या जानने का प्रयास किया, और फिर एक बिंदु पर आकर वो प्रयास भी छोड़ दिया, और फिर लगा कि शिव कहाँ नहीं है। शिव तो जो भी एक कोई दूरस्थ चेतना नहीं है, शिव कोई ऊर्जा ऐसी नहीं है जो जिसको समझा जाए या जिसको जाना जाए, वो तो आपके अंदर स्थित है। और वही चेतना राम के अंदर भी है और वही चेतना रावण के अंदर भी। जिसने अपने उस शिव तत्व को पहचान लिया, उसे बढ़ा लिया, उसे प्रकट कर दिया, वो राम हो गया, और जिसने उस चेतना को विस्मृत कर दिया, कुचल दिया, मिटा दिया, वो रावण हो गया। क्या बात है, क्या बात। और वाह 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 वाह। जहाँ तक शिव की बात है, अब राम क्यों, तो इसलिए क्योंकि वो शिव के भी आराध्य हैं और शिव मेरे आराध्य हैं, तो इसलिए राम का आना स्वाभाविक है। और इस अवसर पर मैं शिव पर लिखी हुई अपनी एक कविता सुनाना चाहूँगा। कहना चाह रहा था कि एक रचना आपकी शिव जी पर जो वो सुनाएं। जैसा कि मैंने कहा कि शिव को समझने के अनगिनत प्रयास होते हैं, सभी लोग समय समय पर उनको समझने का प्रयास करते हैं, मैंने भी किया, और फिर एक बिंदु पर आकर मैंने वो प्रयास करना भी छोड़ दिया।
और उसी पर ये कविता है कि मैं नहीं ढूंढता फिरता तुमको डगडग मगमग गहवर वन में। आहा, मैं नहीं ढूंढता फिरता तुमको डगडग मगमग गहवर वन में। मैं नहीं पूछता प्रतिपल तुमको ध्यान लगाए अंतर मन में। मैं नहीं रहस्यों की परतों को कभी खुरचता झुंझलाता। मैं नहीं तर्क के उलझे जालों में खुद को भी उलझाता। क्या बात, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करना भी व्यर्थ समझता हूँ। वाह, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करना भी व्यर्थ समझता हूँ। मैं अपनी सांसों के उठने गिरने का अर्थ समझता हूँ। इसलिए तुम्हें मैं यहीं कहीं बस आस पास ही पाता हूँ। इसलिए तुम्हें मैं यहीं कहीं बस आस पास ही पाता हूँ। तुम कहाँ नहीं तुम सदा यहीं, ये कहकर ही समझाता हूँ। जो सहज सरल वह शंकर है, जो सहज सरल वह शंकर है, जो अमीय गरल वह शंकर है, जो हर्ष तोष है शंकर है, जो मुक्त दोष से शंकर है, आहा, जो बहता जाए शंकर है, जो सहता जाए शंकर है, जो हृदय करुण वह शंकर है, जो किरण अरुण वह शंकर है, क्या बात, जो बहुत खुला गगन वह शंकर है, जो खुला गगन वह शंकर है, जो बहे पवन वह शंकर है, जो जले अगन वह शंकर है, जो अग्नि शमन वह शंकर है, जो जीवन गाए शंकर है, जो काल बुलाए शंकर है, जो मन अनंत वह शंकर है, जो तन वसंत वह शंकर है, आहा, क्या सुंदर, जो गीत सुनाए शंकर है, जो गीत सुनाए शंकर है, जो नृत्य दिखाए शंकर है, जो छंद रचाए शंकर है, जो रंग सजाए शंकर है, जो मुझे हंसाए शंकर है, जो मुझे रुलाए शंकर है, जो उंगली थामे शंकर है, जो हाथ झटक दे शंकर है, वाह, जो उंगली थामे शंकर है, जो हाथ झटक दे शंकर है। मैं कैसे शब्दों में बांधूं, मैं कैसे शब्दों में बांधा है जो विष लीला से निकला है। क्या बात, तुम देखो रथ की डोर कहाँ, इन संबंधों का छोर कहाँ। यह दुर्योधन का ऋण मुझ पर क्यों मित्र पुकारा था रुक कर। उस एक धर्म को अपनाने मैं बना अधर्मी सब जाने, उस एक धर्म को अपनाने मैं बना अधर्मी सब जाने। जब शील सभा में लज्जित था मैं कैसा निर्लज्ज हर्षित था। जब अभिमन्यु को मारा था तब मैं खुद से ही हारा था। वाह 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 वाह, अब वाह, क्या वाह, मुझको वाह, तुम वाह, मारोगे, अब क्या मुझको तुम मारोगे। मुझको इस जग से तारोगे। जब कवच इंद्र को दान दिया तब मृत्यु वरण को मान लिया। तुम पर माधव का हाथ रहा, तुम पर माधव का हाथ रहा। सब भ्राताओं का साथ रहा। तुमको कृष्णा का हार मिला, तुमको माँ का भी प्यार मिला। वो आई थी कुछ लेने को, मैं आतुर था सब देने को। फिर भी मन में प्रत्याशा थी, हम टकराएंगे आशा थी। अब अर्जुन तीर चलाओ तुम, क्या बात, अब अर्जुन तीर चलाओ तुम। जो विजय नीति अपनाओ तुम भी मानोगे भाई अब की मृत्यु निकट है आई। अब क्या तुमको गले लगा सकता, क्या तुमको गले लगा सकता, क्या तुमको भी अपना सकता। हम एक जननी के पुत्र यहाँ, जो बहा उसी का रक्त बहा। जब स्वयं कृष्ण रथ चला रहे, जब शक्ति पवन की साथ बहे, जब मान मिले आशीष मिले, तब विजय दिखे, तब हृदय खिले। लेकिन तुम भी अब जानोगे कि श्रेष्ठ कौन यह मानोगे। आहा, आहा, यह कर्ण वीर है दानी है, यह कर्ण वीर है दानी है। यह सूत पुत्र अभिमानी है, सब दे देगा बस मांगो तुम। अब द्वेष घृणा को त्यागो तुम। मैं तुम्हें अंक में भरकर अब कर्मों को अपने थामे सब। मैं सूरज में मिल जाऊंगा, अब सूर्य पुत्र कहलाऊंगा। क्या अब बात, सूर्य पुत्र क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा था जो मुझे महसूस हो रहा था कि शायद हम रश्मि रथी सुन रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस किताब में जितने भी सर्ग हैं उसमें जो सबसे पहले द्वैत का द्वैत, जिसमें शिव पार्वती संवाद है, फिर भविष्य खींचता है जिसमें दशरथ राम संवाद है, अनकही दुविधा में कौशल्या जी हैं, फिर तंत्र का षड्यंत्र में कैकेयी और मंथरा हैं, विरह वेदना में उर्मिला लक्ष्मण संवाद है, आत्मग्लानी भरत की है, सेतु का धर्म में केवट हैं, प्रतीक्षा शबरी कर रही हैं, समर्पण की शक्ति में सुग्रीव और हनुमान हैं, कूटनीति में जामवंत अंगद और रावण हैं, तिरस्कार में विभीषण हैं, अहंकार का विसर्जन में राम और रावण का संवाद है,
वैधव्य विलाप में मंदोदरी आती हैं, प्रेम की पराकाष्ठा में सीता जी, शिव ज्ञान में फिर से शिव पार्वती संवाद होता है और यहीं पर किताब लगभग खत्म होती है। पर उसके बाद भी 2 चैप्टर्स और हैं, एक नेपथ्य जिसमें शत्रुघ्न हैं और आखिरी संबल जिसमें श्रुत कीर्ति। तो इन दोनों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये नेपथ्य और संबल ये क्यों? ये पहले संस्करण में नहीं थे और इसकी प्रेरणा मुझे शायद इसीलिए अमिताभ बच्चन जी ने केवल 15 का जिक्र किया। जी, इसकी प्रेरणा मुझे सच्चिदानंद जोशी जी से प्राप्त हुई। अच्छा। उन्होंने पुस्तक विमोचन के दौरान ये कहा कि आपने बहुत सारे चरित्रों को छुआ, उठाया और ऐसे चरित्रों की भी बात की जिनके बारे में कम लिखा गया। जी। लेकिन उन्होंने ही अपने आख्यान में शत्रुघ्न और श्रुत कीर्ति का जिक्र किया था और वहाँ से लौटने के बाद उस बात ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया, प्रेरित भी किया और उसके बाद इन 2 कविताओं का जन्म हुआ जिसे मैंने द्वितीय संस्करण में दिया। तो ऐसा नहीं है कि कीर्ति के बारे में जरा कुछ बता दें। श्रुत कीर्ति क्या कह रही हैं वही बोल देते हैं। श्रुत कीर्ति जैसा कि सबको ज्ञात है शत्रुघ्न की पत्नी थी। जी। अब उनके मन मुझे में नहीं क्या, मालूम सबको ज्ञात है कि नहीं, लेकिन आज आपको ज्ञात हो गया होगा कि श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी। मुझे तो लगता है कि सबको ज्ञात होगा। मेरे मन में ऐसा कोई संदेह नहीं कि रामायण का कोई भी चरित्र या कोई भी प्रसंग हमारी चेतना में ना हो, घुला मिला ना हो सकता है किन्हीं कारणों से हम उसको याद ना कर पाते हों। जी। तो श्रुत कीर्ति क्या सोच रही होंगी या क्या बोला होगा उन्होंने या उनके मन में क्या चल रहा होगा, ये श्रुत कीर्ति के माध्यम से बताना चाहूँगा। श्रुत कीर्ति कह रही हैं कि बैठी थी मैं माँ के संग बस देख रही थी हाथों को, बैठी थी मैं माँ के संग बस देख रही थी हाथों को, मिला रही थी रेखाओं के टूटे बिखरे भागों को। हाय नियति यह कैसा जीवन, कैसी अजब पहेली है, मैं आज हृदय तो खोलूं लेकिन सुनती कौन सहेली है। वाह। एक बहन तो वन में रहती, एक यहीं एकाकी है। एक बहन तो वन में रहती, एक यहीं एकाकी है। एक यहाँ से दूर ग्राम में तिरती छाया बाकी है। कितना कुछ तो उमड़ रहा है मेरे मन की सरिता में, निज को खोकर बहती जाती गिरती पड़ती त्वरिता में। आज मेघ की गर्जन सुनकर बाहर नाच नहीं सकती, आज मेघ की गर्जन सुनकर बाहर नाच नहीं सकती। आज भूल अवसाद महल का श्वासें बाँच नहीं सकती। आज यहाँ पर कई दिवस के बाद अरिघ्न आए हैं, आज हृदय में फिर से मेरे मधुरिम सा कुछ लाए हैं। क्या बात। जो भी बीते दिवस माह वे स्मृतियों के कटदंश रहे, जो भी बीते दिवस माह वे स्मृतियों के कटदंश रहे। ऐसा कुछ तो सरस यहाँ हो जिससे फिर रघुवंश सजे। यह भी मुझको ज्ञात उन्हें कि कार्य राज्य के करने हैं, यहाँ रिक्त जो सभी हृदय हैं नीह आस से भरने हैं। अब तक मैंने उनको देखा सुंदर सा सुकुमार यहाँ, अब तक मैंने उनको देखा सुंदर सा सुकुमार यहाँ, किंतु मुझे यह गर्व लिया जिस भांति प्रशासन भार यहाँ। क्या बात। कभी नहीं यह त्याग समर्पण यश प्रशस्ति भी पाएगा, कभी नहीं यह त्याग समर्पण यश प्रशस्ति भी पाएगा। कहाँ रहा जो पट के पीछे खुद का गौरव गाएगा। क्या बात। वही चुना है आर्यपुत्र ने पथ जो आगे आया है, वही चुना है आर्यपुत्र ने पथ जो आगे आया है। इसीलिए तो मौन शब्द में वचनों को दोहराया है। कभी किसी भी सघन पृष्ठ पर नाम नहीं दिख पाएगा, कभी किसी भी सघन पृष्ठ पर नाम नहीं दिख पाएगा, किंतु कीर्ति के तरल हृदय में वही स्वतः लिख जाएगा, किंतु कीर्ति के तरल हृदय में वही स्वतः लिख जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। इस करतल ध्वनि में वो ऊर्जा नहीं दिख रही जो होनी चाहिए। यहीं पर ये पुस्तक समाप्त होती है और आप लोग अपनी प्रति ज़रूर ले लीजिएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें इशारा हो गया है चेतना जी की तरफ से। तो मैं आपके लिए बजर राउंड भी लेके आया हूँ। ठीक है, जरूर जरूर। आपके प्रिय कवि, कथाकार या साहित्यकार? मेरे प्रिय साहित्यकार अज्ञेय हैं, मेरे प्रिय कवि प्रसाद और दिनकर हैं, और मेरे प्रिय कथाकार भी मुझे लगता है कि अगर अंग्रेज़ी में कहा जाएगा तो ओ हेनरी हैं,
और हिंदी में अज्ञे और मोहन राकेश। क्या बात। आप किसके ज़्यादा करीब रहे, माँ के या पिताजी के? मुश्किल है, लेकिन पिता के ज़्यादा करीब हूँ। रश्मि रथी या कामायनी? कामायनी। कीट्स या शेक्सपियर? शेक्सपियर। चलिए, इसी के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। और अब हमारे सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, तो प्रश्न उत्तर भी जो है वो ज़रूरी है, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप लोगों के मन में कोई विचार आ रहा हो, कोई प्रश्न आ रहा हो, कुछ पूछना चाहें? जी जी, अनंत विजय जी, दैनिक जागरण से, जो हमारे दैनिक जागरण के संपादक भी हैं। लीजिए, ये लीजिए आप। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। मेरे मन में दो सवाल हैं। एक तो आपका जो पिछला संग्रह है, हम और जयप्रकाश जी बहुत लंबी चर्चा कर चुके, लेकिन किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सके कि उसमें खुद और स्वयं दोनों क्यों है। तो ये और बगैर किसी कॉमा के, बगैर किसी चिन्ह के, पहला तो ये। और दूसरा, कर्ण का चरित्र जो महाभारत में बहुत नीच चरित्र है, अगर आपने भी अपनी कविता में उसका संकेत किया है, जब आप निर्लज्ज शब्द का प्रयोग करते हैं, द्रौपदी के चीर हरण के समय जिस प्रकार के उनके विचार हैं, उसको पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को लेकर जो एक खड़ा किया जाता है वितान उसको, लेकिन शिवाजी सावंत से लेकर आशुतोष अग्निहोत्री तक बीच में बड़ी लंबी फहरिस्त है। सब लोगों को कर्ण का चरित्र आकर्षित क्यों करता है? बहुत ही अच्छे प्रश्न। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इस कविता का शीर्षक मेरी इसी संग्रह में एक कविता से लिया गया है और वहाँ पर कॉमा है, तो शायद जो है ये त्रुटि रह गई कि मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, अंबर भी यही विधाता है, क्यों करूँ कामना कंचन की जब कण कण का मन दाता है। ये कविता है क्योंकि मेरा ये मानना है, और ये मैंने जयप्रकाश जी के साथ भी साझा किया है और आज भी संकेत किया कि जब यात्रा की बात करते हैं तो ये यात्रा बहुत लंबी यात्रा है और एक अक्षर की यात्रा है महाकाव्य तक की। और अक्षर चाहता है कि वो एक सार्थक शब्द बने, सार्थक शब्द चाहता है कि वो एक सार्थक वाक्य बने, वाक्य चाहता है कि कविता बने, कविता चाहती कि महाकाव्य बने। और ये यात्रा संभव भी है, जो मैं से ब्रह्म तक की यात्रा है वो संभव भी है, अक्षर से महाकाव्य तक की यात्रा भी संभव है। लेकिन कभी कभी ऐसा भ्रम होने लगता है कि अक्षर होते हुए भी लोग अपने आप को महाकाव्य मान लेते हैं या महाकाव्य होने का भ्रम पाल लेते हैं और वहीं पर यात्रा समाप्त हो जाती है। तो इसलिए ये यात्रा चलती रहे, तो मैं बूंद स्वयं कॉमा खुद सागर हूँ, वो सिर्फ कविता, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ तक दूसरी बात है, कर्ण का चरित्र हो या कोई भी ऐसा चरित्र हो जिसमें कई परतें हों, वो आकर्षक लगता ही है। और कर्ण का चरित्र बहुत सारी संभावनाओं, और ऐसे चरित्र बहुत सारी संभावनाओं को भी जन्म देते हैं, आपकी कल्पना को भी और समृद्ध करते हैं। आपकी कल्पना की उड़ान और ऊंची जा सकती है कि वो ऐसा था तो क्यों, क्या कारण रहे होंगे। तो ये जो आपका सृजन कर्म है और जो आपका आध्यात्मिक पथ है, आपके सृजन कर्मों में 3 लेयर्स दिखती हैं। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, और उसमें जो आपका आध्यात्मिक मन है, जो मानस है, जहाँ से ऐसी कृतियाँ आ रही। आप लगातार 2 स्तरों पर लिख रहे हैं, एक जो अभी का अनुभव है, हाँ, जो जीवन जगत का है, और एक भाव जगत का है। ये असली आशुतोष अग्निहोत्री का स्वर है। इनके कहीं बीच में फंसे हुए, झूलते हुए, ये प्रश्न जो मुझे कभी पूछना चाहिए। कभी एक स्तर पर लौट कर आते हैं, कभी दूसरे स्तर पर पहुंचने की आकांक्षा लेकर जाते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, फिर लौट आते हैं। तो इस द्वंद्व में, इस दुविधा में ये जीवन गुजर रहा है। आपके सानिध्य में जो है शायद थोड़ी और स्पष्टता आएगी। पर आप ये देखिए कि कितना खूबसूरत समन्वय और सामंजस्य है। आप ये देखिए, जैसे जैसे प्रौढ़ हो रही है, या आप जातिकता की, वो शुरू से पहली किताब से ही है, वो मैंने पहले ही बताया। और कोई प्रश्न? मैं अशोक चौधरी,
मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, एक आग्रह है आपसे। मैं जदियो दिल्ली में 37 साल से रह रहा हूँ, मैं उड़ीसा से बिलोंग, और ये आपको सुनने के बाद मेरे मन में एक आग्रह है कि अगर आप अनुमति दें तो मैं इसको उड़िया में अनुवाद करने की प्रयास करूँगा। क्या कि अवश्य। तो मेरा मैंने इतनी कविता भी पढ़ी है, देखी है, बहुत सारे मीटिंग में भी मतलब पार्टिसिपेट किया है। मैं खुद भी एक स्तंभकार भी लिखता भी हूँ, और मेरी 10-12 पुस्तक भी है अंग्रेजी में, सब भी जानते हैं, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में भी मेरा नाव किताब है। तो मैं आपसे एक विनती करूँगा कि सो दैट कि मतलब मेरी अपनी पाठक जो हैं, इतनी बड़ी मधुर और रुचिकर जो कविताएं हैं जो हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसको अवश्य, मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। ये मेरी सौभाग्य है सर, आपकी सौभाग्य नहीं है जी। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है। तो अंत में शिव जी कहते हैं, जब शिव पार्वती संवाद हो रहा है तो पार्वती जी जानना चाहती थी कि राम क्यों, तो शिव जी कहते हैं, अब देखो हरि की लीला तुम, अब देखो कैसे मैं मिटता, जब मैं मिटता तब राम दिखें, जब राम दिखें तब शिव दिखता। तो यहीं पर हम अंत करते हैं इस चर्चा का, और आपको अगली किताब के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। मैं कुछ कहना चाहूँगी सर। तो आपने आपकी कविताओं की जैसे आपका वाचन भी अद्भुत है, और I literally got goosebumps while listening, and I got, for the first time I could feel the pain of Varna. Look, इतना सचमुच में वो एक बड़े हो गए यार। अच्छा डिबेट किया पहली बार, नहीं तो हमारे लिए तो कर्ण हमेशा से एक विलन ही रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को आपने बहुत अच्छे से बताया। कलम का ये सत्र न केवल एक पुस्तक पर संवाद था, बल्कि विचार, संवेदना और साहित्य की उस शक्ति का उत्सव भी था जो हमें संतोष देती है। मैं प्रभु खीतान फाउंडेशन एवं स्वर्ग की ओर से आदरणीय आशुतोष अग्निहोत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, अपनी रचनात्मक यात्रा, अनुभवों और विचारों को साझा किया। मैं आदरणीय आलोक अविरल जी का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपनी सहज और आत्मीय संवाद शैली से इस चर्चा को सार्थक एवं रोचक बनाया। हम अपने वेन्यू पार्टनर रैडिसन ब्लू टावर्स, कौशाम्बी, दिल्ली NCR, हिंदी मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह आयोजन संभव हो पाया और इस आयोजन को व्यापक पाठक समुदाय तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। मैं यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों और साहित्य प्रेमी श्रोताओं का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपकी सक्रिय उपस्थिति और सहभागिता ही ऐसे आयोजनों को सार्थक बनाती है। कार्यक्रम के समापन पर आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया लेखक द्वारा हस्ताक्षरित पुस्तक पर सब पर राम तपस्वी राजा की प्रति अवश्य प्राप्त करें। और मैं आदरणीय संजीव पालीवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे अतिथियों को मध्य भारत की टेराकोटा हस्तशिल्प की जोड़ी प्रदान करें। आशा के साथ हम शीघ्र ही किसी अन्य साहित्यिक अवसर पर फिर मिलेंगे। आप सभी को एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद। और स्वागत में यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आपको सर, और आशुतोष जी की कविताएं बहुत अच्छी